नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत मैं यहां पर करूंगा, जी हां, यशवंत सिन्हा से। यशवंत सिन्हा ने द्रौपदी मुर्मू को खुला चैलेंज दे दिया है। जी हां, यशवंत सिन्हा ने द्रौपदी मुर्मू को खुला चैलेंज देते हुए ये कहा है, और इस तरह से उन्होंने बताया कि अगर हिम्मत होती तो लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से चुनाव जीता जाता। लेकिन सीधे तौर पर हम क्या देख रहे हैं कि यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार को खुली चुनौती दे दी है। यशवंत सिन्हा का कहना है कि अगर सरकार को डर नहीं है, अगर सरकार को भय नहीं है, तो आने वाले जो चुनाव है उसमें ईवीएम में गड़बड़ी ना करवाई जाए और लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से चुनाव हो। जिसको जितने वोट पड़े हैं उतना अगर बताया जाएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यशवंत सिन्हा का ये कहना क्या वाकई ये बता रहा है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए टेढ़ा रास्ता अपना रही है? क्या ये बता रहा है कि बीजेपी ने अभी तक जो चुनाव जीते हैं उसको टेढ़े रास्ते के जरिए जीते हैं? क्योंकि मैं अगर बात करूं, जिस तरह से हमने बहुत बड़ी बात देखी कि राष्ट्रपति चुनाव के जो नतीजे हैं वो पूरी तरह क्लियर भी नहीं हुए, रुझान ही जिस तरह से देखने लगे, ऐसे में बीजेपी में तैयारियां शुरू हो गई। और हमने यहाँ पर यह भी देखा कि द्रौपदी मुर्मू के गांव में मिठाइयां और तमाम तरह का आयोजन होने लगा। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, यूपी में अभी हाल ही में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, याद होगा ही, मैं अपने दर्शकों को बता भी देता हूँ, आजमगढ़ और रामपुर। आजमगढ़ और रामपुर सीट की अगर मैं बात करूं, समाजवादी पार्टी ने अपने 2 कैंडिडेट उतारे थे, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को और रामपुर से असीम रजा को। इस बीच जो काउंटिंग जब हो रही थी उन दोनों सीटों पर, आजमगढ़ और रामपुर में, उस दौरान असीम रजा और धर्मेंद्र यादव उनको पता भी नहीं चला था कि कितनी काउंटिंग हो गई है या कितनी काउंटिंग और बची है और उनको कितने वोट मिले। इससे पहले ये ऐलान करना शुरू कर दिया जाता है कि आजमगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ की जीत हो रही है। हमने रामपुर की बात करें तो वहां से हमने देखा कि बीजेपी के कैंडिडेट की जीत हो रही है। तो असीम रजा जो रामपुर से खड़े हुए थे, उनका ये कहना था, उन्हें तो पता ही नहीं चल रहा था, उन्हें नहीं बताया जा रहा था कि उन्हें कितना वोट पड़ रहा है, उनको अभी और कितने कितनी और पेटी खुलेगी जिसमें उनको बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन बीजेपी को सब कुछ पता चल रहा था, पेटी खुल भी नहीं रही थी, गिनतियां शुरू भी नहीं हो पा रही थी। बीजेपी को पता चल रहा था कि इसमें कितना वोट उनके कैंडिडेट को मिला है। तो और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, यही बात अभी भी देखने को मिल रही है कि रुझान अभी तक हमने देखा कि शुरुआत भी नहीं हुए, नतीजे भी नहीं आए, लेकिन बीजेपी ने तैयारी कर ली। क्या वाकई सब कुछ झोल है? और अगर झोल है तो बीजेपी क्या इस तरह से चुनाव जीत रही है? और क्या ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है? क्योंकि जनता वोट किसी और को करती है और सत्ता पक्ष कर कुछ और जाता है। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, जनता के लिए अच्छी बात नहीं है। ऐसे में अगर जनता इसी तरह खामोश रही, चुप रही, तो शायद इसका बहुत बड़ा खामियाजा इस देश की जनता को उठाना पड़ेगा। क्योंकि सरकार मनमाना रवैया अपना रही है। जिस तरह लगातार महंगाई बढ़ाती चली जा रही है, जीएसटी जिस तरह से बढ़ाती चली जा रही है, इसका साफ सीधा मतलब यह है कि सरकार चाहती नहीं है कि देश के अंदर गरीब तबके के लोग रहें। सरकार चाहती है कि इतनी महंगाई बढ़ा दिया जाए कि केवल और केवल कॉरपोरेट घराने के लोग रहें, बड़े बड़े उद्योगपति रहें। और अगर ऐसा रहा तो आने वाले समय में देश के हालात बहुत खराब हो जाएंगे। अभी हाल ही में आईएमएफ की एक रिपोर्ट सामने आई है। आईएमएफ की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह बताया गया कि यानी 2023 की मैं बात करूं तो इतने बुरे हालात पूरे विश्व के होने वाले हैं, और खास तौर पर भारत के, कि इतनी स्थिति खराब होगी कि समझ नहीं पाएगी जनता कि क्या कुछ करे। क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि महंगाई इतनी बढ़ी हुई है और रुपया लगातार जिस तरह निचले स्तर पर चल रहा है, और ऐसे में देश में रोजगार नहीं है, रोजगार का संकट है। तो क्या ये मान लिया जाए सरकार जो भी रास्ता या नीति अपना रही है उससे देश की जनता का बहुत ज़्यादा नुकसान है? और अगर देश की जनता ने वक्त रहते विपक्ष का साथ नहीं दिया या विपक्ष के समर्थन में नहीं खड़ी हुई तो शायद आने वाले समय में जनता को अपनी आवाज़ कहने का मौका भी नहीं मिल पाएगा और उनकी आवाज़ उठा ही नहीं कोई पाएगा, क्योंकि सरकार उनकी आवाज़ उठने से पहले उनको दबा देगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।